हेलो बच्चों। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। आज का हमारा टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कोई बहुत बड़ा एपरेटस नहीं होता है, यह एक सिंपल उत्तल लेंस होता है जो कि कम फोकस दूरी का होता है, और इसको पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल लगा होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा होता है। एक हैंडल लगा होता है। ठीक है। तो सिंपल सा एक उत्तल लेंस होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, कोई बहुत बड़ा एपरेटस नहीं होता है, और इसकी सहायता से हम सूक्ष्म जो वस्तु होती है उसको हम थोड़े बड़े साइज में करके देख सकते हैं, यानी सूक्ष्म वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब इसकी सहायता से बना सकते हैं। जिन वस्तुओं को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं उनको हम इस उत्तल लेंस अर्थात इस सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिस्प्ले पे बताया है कि इस टाइप का एक यंत्र होता है। अब देखिए, इसका उपयोग आप समझ ही गए होंगे। अब सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो उसमें आवर्धन कैसे होता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा किस प्रकार बनाता है, यानी उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये तो इसको डेफिनेशन हो गई। अब आता है आवर्धन क्षमता। तो इसमें हमें एक चित्र बनाना होता है। तो ये हमारा बोल उत्तल लेंस है जो कि कम फोकस दूरी का होता है। ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। यह इसकी मुख्य अक्ष या प्रकाशिक अक्ष है। यह लेंस का व्यास है या लेंस का प्रकाश केंद्र है। अब जिस वस्तु को हमें देखना होता है उसे लेंस के प्रकाश केंद्र और ये लेंस का फोकस है। लेंस में दो फोकस होते हैं, दोनों साइड फोकस होते हैं। जिस वस्तु को देखना होता है उसे लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो कहीं मैं यहां पर वस्तु को रखूं तो यह हमारी कोई सूक्ष्म वस्तु है जिसको नाम दे रहा हूं मैं ए बी। जब इस वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इस वस्तु का सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की साइड ही बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनता है देखिए मैं बता रहा हूं। तो एक तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और एक प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर, जो प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, लेकिन जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात विचलित हो जाती है। तो जब विचलित होकर कहीं इधर से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, लेकिन जब ये किसी प्रेक्षक की आंख में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश किरण यहां से न आती हुई प्रतीत यहां से आती हुई प्रतीत नहीं होती है, बल्कि दूसरी जगह से आती हुई प्रतीत होती है। तो कहां से प्रतीत होती है, कहीं इस टाइप से ये प्रतीत होती है। ये इस टाइप से मैं बता दे रहा हूं इसको। ये फोकस से होकर रही है। जब ये किसी प्रेक्षक की आंख में प्रवेश कर रही है तो ये प्रकाश की किरण यहां से न आकर यहां से आती हुई प्रतीत होती है उसको। वास्तविकता में तो यहां से गई है, लेकिन इधर से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो सिरा है वो यहां पर न दिखकर यहां पर दिखता है, इसलिए वस्तु क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और यह जो प्रकाश की किरण है जो प्रकाश केंद्र से होकर गई है, यह भी यहां से नहीं आती हुई प्रतीत होती है, बल्कि थोड़ा और पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, कुछ इस टाइप से। इसको थोड़ा और बढ़ा दूं, कुछ यहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बनता है, कुछ इस टाइप का। ये वस्तु थी ए बी, इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। ये फोकस को थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूं, ये प्रतिबिंब बना। ठीक है। तो वस्तु थी हमारी ए बी, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। या जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है वो सीधा है, वस्तु से बड़ा है, आभासी है और वस्तु की साइड में ही बना है, यानी वस्तु के पीछे ही दिखाई देती है। यहां से जब कोई प्रेक्षक इसको देख रहा है ए बी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब ए बी न दिखकर उसको ए डैश बी डैश दिखता है, जो कि सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी है
कि वस्तु द्वारा नेत्र पर जो निर्मित कोण होता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो देखिए ये वस्तु है तो ये कोण बनेगा हमारा अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण होता है उसको बोलते हैं बीटा। तो ये प्रतिबिंब है तो इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो जाएगा बीटा। अब यही कोण अल्फा हो रहा है, यही बीटा हो रहा है, तो दर्शन कोण सेम है तो वस्तु भी और प्रतिबिंब भी सेम होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता में प्रतिबिंब बड़ा बना है, इसलिए दर्शन कोण को हम ऐसे नहीं इसमें बता पाएंगे। तो हम दर्शन कोण को कुछ इस प्रकार से समझाएंगे आपको। देखिए जितनी बड़ी हमारी वस्तु ए बी है उतनी बड़ी वस्तु की कल्पना हम इधर कर ले रहे हैं। ये वस्तु ए बी थी, यहां पर इतनी बड़ी वस्तु मान ली हमने, ये ए डैश बी डैश है। जितनी बड़ी वस्तु ए बी थी उतनी बड़ी वस्तु की कल्पना कर ली हमने सी बी डैश। ठीक है, अब देखिए ये दर्शन कोण वस्तु वाला हम यहां से बनाएंगे। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण हो गया जी एल्फा हमारा। ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण मान ले रहे हैं हम ये बीटा। समझ गए ना। अब देखिए दर्शन कोण छोटा हो गया, वस्तु वाला छोटा है और प्रतिबिंब वाला बड़ा। ओके, तो ये चित्र आप बना सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लें, देखिए सारी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु की साइड की सारी दूरी नेगेटिव होती है और दूसरी साइड की सारी दूरी पॉजिटिव होती है। तो इधर की सब दूरियां नेगेटिव होंगी। प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी को बोलते हैं हम यू, प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं भी, और फोकस तक की दूरी को बोलते हैं एफ, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं डी। तो देखिए ये हमारी वस्तु है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मान ले रहा हूं मैं माइनस यू, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं। ये प्रतिबिंब बना है और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, इसलिए इसको मान ले रहा हूं माइनस के डी। तो ये दूरियां भी हम बना सकते हैं। अब हम आवर्धन क्षमता इसकी आराम से निकाल सकते हैं। आवर्धन क्षमता का बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा बीटा बटे एल्फा, क्योंकि बीटा क्या है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और एल्फा क्या है वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। लेकिन ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दर्शन कोण भी क्या होंगे सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे, बहुत बड़े नहीं बने होंगे, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, बहुत बड़ी दिखाई नहीं दे सकती। तो ये दोनों दर्शन कोण भी छोटे होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीटा और अल्फा के मान बहुत छोटे हैं। जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हम त्रिकोणमितीय फलन के साथ लिखते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलन के साथ लिखेंगे तो tan के साथ लिखेंगे, क्योंकि tan ऐसा त्रिकोणमितीय फलन है जिसमें कर्ण भुजा नहीं आती है, और कर्ण भुजा जो होती है वो लंब और आधार के वर्गों के योग से प्राप्त होती है, इसलिए उसका कैलकुलेशन कठिन होता है। तो हम ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लेंगे जिसमें कर्ण भुजा नहीं आए। तो कर्ण भुजा tan और cot में नहीं आती है, तो यहां पर हम tan या cot लेंगे। ओके, तो बीटा और अल्फा के मान बहुत छोटे हैं, बीटा तथा अल्फा के मान बहुत छोटे हैं। जब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो बीटा बराबर मान लेंगे tan बीटा और अल्फा बराबर tan अल्फा। ये वैल्यू इसमें रख दें, तब m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा tan बीटा बटे tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा के मान निकालें। तो देखिए tan अल्फा तो हम यहां निकाल लें, सी बी डैश ओ में निकाल सकते हैं, ये त्रिभुज बन रहा है, तो पहले हम tan अल्फा निकाल दें। त्रिभुज सी बी डैश ओ में tan अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधा, तो ये तो लंब हो जाएगा और यह हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा सी बी डैश बटे ओ बी डैश। इसी प्रकार tan बीटा निकाल दें, इसी प्रकार जो इस त्रिभुज में निकल सकता है ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में tan बीटा बराबर, ये भी लंब बटे आधा है तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ओ बी। ये tan बीटा और tan अल्फा के जो मान निकाले हैं इनको हम समीकरण 1 में रख दें, तो इन वैल्यू को समीकरण 1 में रखा है। tan अल्फा तथा tan बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ये वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा m बराबर tan बीटा की वैल्यू है ए बी बटे ओ बी, और tan अल्फा की वैल्यू है सी बी डैश बटे ओ बी डैश। बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो मैं इधर ही जगह है तो यहीं पर पलट दे रहा हूं, तो जो हो जाएगा ए बी बटे ओ बी, तो जैसे का जैसा ये पलट जाएगा ओ बी डैश बटे सी बी डैश। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमें यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जो ए बी जो लंबाई है यानी वस्तु की लंबाई है वो सी बी डैश के बराबर है। तो हम ए बी की जगह सी बी डैश या सी बी डैश की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, चूंकि सी बी डैश बराबर ए बी, तो ये वैल्यू यहां पर पुट अप कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर ए बी से ये सी बी डैश कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा एम बराबर, अभी तो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, ए बी बटे ओ बी इंटू ओ बी डैश बटे सी बी डैश की जगह ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो एम बराबर आ जाएगा ओ बी डैश बटे ओ बी, इधर लिख रहा हूं, क्या बचेगा, ओ बी डैश बटे एम बराबर ओ बी डैश बटे ओ बी। यहां पर वैल्यू पुट कर दें। देखिए ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, ओ बी डैश की वैल्यू है माइनस डी और ओ बी की वैल्यू है माइनस के यू। तो इन दोनों की वैल्यू रख दें, चिन्ह परिपाटी से मान रख दें। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखने पर एम बराबर ओ बी डैश की वैल्यू माइनस के डी और इसकी वैल्यू माइनस के यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एम बराबर आ जाएगा डी बटे यू। तो एक तो हमारा जे रिजल्ट आ जा रहा है, ये हमारी आवर्धन क्षमता आ जा रही है सरल सूक्ष्मदर्शी की। लेकिन इसकी आवर्धन क्षमता हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक तो जब हमारा प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहली स्थिति में निकाल रहा हूं मैं, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, जब प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब वस्तु की दूरी कितनी होगी, ये वस्तु है हमारी और इधर ये प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी माइनस के यू और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी माइनस के डी। ठीक है, वस्तु की दूरी बराबर माइनस के यू, प्रतिबिंब की दूरी ये कितनी हो जाएगी, माइनस के डी, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से लिखते हैं। और फोकस दूरी ध्रुव प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को एफ से लिखते हैं, तो फोकस दूरी हो जाएगी हमारी एफ। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ओके, चलिए मैं बीच वाला साफ कर दे रहा हूं कि अब हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगा दें। तो लेंस सूत्र हम सभी जानते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। या f का मतलब है फोकस दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है वस्तु की दूरी। तो ये वैल्यू पुटअप कर दें, तब क्या आ जाएगा, 1/f की जगह तो f ही रहेगा, 1/v की जगह हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, माइनस वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस के u। ये वैल्यू हमने कहां से पुटअप कर दी, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये फोकस दूरी। इसको सॉल्व करें तो देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और डी को मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1/f प्लस 1/d हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u। देखिए हमें वैल्यू चाहिए d/u की, हमारे पास वैल्यू डी का पूरे में गुणा कर दिया, तो डी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी से गुणा करने पर यदि मैं गुणा करता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, d/f प्लस d/d बराबर d/u। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में ले आओ और यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसा हो जाएगा इक्वेशन हमारा d/u बराबर, इसको पहले लिख लूं 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। देखिए ये d/u की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर दें तो क्या बन जाएगा, d/u का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि ये वैल्यू मैं समीकरण 2 में रख देता हूं तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा, m बराबर d/u की वैल्यू 1 प्लस d/f। तो ये हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस स्थिति में आ जाती है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब आती है हमारी सेकंड स्थिति, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु फोकस पर होती है। इस स्थिति के लिए हम ये चित्र बना सकते हैं, ये हमारा कोई एक लेंस है। देखिए सेकंड स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर जब बनता है जब वस्तु फोकस पर होती है, तो जो वस्तु है वो हमने कहां पर ली है, फोकस पर।
तो जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा? जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और जो दोनों ही किरणें समांतर जाती हैं तो कहां पर जाके मिलेंगे? अनंत पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। इसको जब कोई प्रेक्षक देख रहा है तो जो यहां से नहीं आ रही है बल्कि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, अनंत से। यह जो प्रतिबिंब बनता है जो बहुत बड़ा होता है, आभासी होता है और अनंत पर बनता है। तो इसका डेरिवेशन आएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, जो वस्तु है तो वस्तु की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? फोकस दूरी के, यानी यू और एफ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, यानी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। ये यू का मान समीकरण 2 में फिर रख दीजिएगा। यू का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में जो वैल्यू पुटअप करेंगे तो एम बराबर आ जाएगा डी बटे यू की जगह हो जाएगा एफ। तो जिस सेकंड स्थिति में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है जब प्रतिबिंब हमारा कहां पर बने? अनंत पर। ठीक है, अब आते हैं इसके उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी के क्या उपयोग? तो सरल सूक्ष्मदर्शी के वही सिंपल से उपयोग है कि इसकी सहायता से जो सूक्ष्म वस्तु होती है उनको देख सकते हैं। जैसे कि हम बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, तो इनकी अल्पतमांक देख सकते हैं जो बहुत छोटी छोटी रहती है ना, ये इनकी अल्पतमांक बहुत छोटी छोटी रहती हैं। उनको जब हम सरल सूक्ष्मदर्शी अर्थात कम फोकस दूरी वाले लेंस से देखते हैं तो जो वस्तु हमें क्या है? बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। तो इसकी सहायता से हम छोटी चीजें जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं उनको हम इसकी सहायता से देख सकते हैं। जैसे घड़ी के कल पुर्जे भी हम इसकी सहायता से देख सकते हैं, जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती हैं वो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।